नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आपके इस ऑफिशियल चैनल HP यूट्यूब क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास हम आपको शुरुआत करेंगे। उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ मोटिवेशन के लिए बताना चाहता हूं। दोस्तों, आज की हमारी जो क्लास होगी वो क्लास 10 की शुरुआत आज से कर रहे हैं। हमने आपको बताया था कि बहुत जल्दी ही इसकी क्लास की स्टार्ट भी शुरू हो जाएगी। तो हम शुरुआत करने जा रहा हूं निर्देशांक ज्यामिति, जो कक्षा 10 से की क्लास से होगी। तो दोस्तों, बस आप लोग इस वीडियो पर पूरी तरह से बने रहना। आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि वास्तव में ये निर्देशांक ज्यामिति कितनी सरल तरीके से हमें समझ में आ गई है। तो आज का पहला क्लास होगा। आज के पहले क्लास में हम देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति का परिचय देखेंगे और उसका हम सूत्र देखेंगे। वास्तव में निर्देशांक ज्यामिति होती कैसी है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास से। तो बस अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको सेंड करिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, क्लास 10 मैथ है, भाग 1, ये पहला पार्ट होगा। निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर का नाम है। तो इसका हम परिचय एवं सूत्र देखेंगे। परिचय एवं सूत्र। तो ये निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है, इसका हम पहले परिचय देखेंगे। वास्तव में ये जो निर्देशांक ज्यामिति होती है ये चतुर्थांश पर निर्भर होता है, जो आपको 4 चतुर्थांश होते हैं। तो चलिए हम दोस्त शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसे लिखा है, ये देखिए, ये आपका अक्ष होता है, ठीक है। ये अगर हम बात करें, ये y अक्ष है, ये आपका y डैश अक्ष होता है, ठीक है। ये आपका x अक्ष है और ये आपका x डैश अक्ष होता है, x डैश अक्ष होता है। जब ये रेखाएं एक दूसरे को विभाजित करती हैं, जब ये रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, विभाजित करती हैं, यहीं पर हमारा क्या बनता है, मूल बिंदु बनता है। यहीं पर हमारा क्या बनता है, मूल बिंदु बनता है, जो कहा जाता है 0 कामा क्या होता है, 0 होता है। जो 0 कामा क्या होता है, 0 होता है। बात करें, ये आपका प्रथम चतुर्थांश होता है। इसे क्या कहते हैं भाई, प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। ये आपका प्रथम चतुर्थांश बनता है। फिर उसके बाद ये आपका बनता है द्वितीय चतुर्थांश बनता है। ये आपका द्वितीय चतुर्थांश बनता है, ठीक है। उसके बाद ये आपका बनता है तृतीय चतुर्थांश। क्या बनता है, तृतीय चतुर्थांश बनता है, ठीक है। ये आपका तृतीय चतुर्थांश बनता है। उसके बाद ये आपका बनता है चतुर्थांश बनता है, चतुर्थांश बनता है। तो इस तरह से देखिए, आपके 4 चतुर्थांश हुए। कितने चतुर्थांश से, 4 चतुर्थांश हुए। तो यहाँ से देखें तो पहले चतुर्थांश में जो चिन्ह होती है वो प्लस प्लस होता है। क्या होता है, प्लस प्लस होता है। दूसरे चतुर्थांश में चिन्ह आपका माइनस और क्या होता है, प्लस होता है। तीसरे चतुर्थांश में चिन्ह माइनस और माइनस होता है। चौथे चतुर्थांश में जो चिन्ह होता है वो आपका प्लस और क्या होता है, माइनस होता है। तो इस तरह से चारों चतुर्थांश के चिन्ह को आपने देख लिया। पहले चतुर्थांश में बात करें तो आपका प्लस और प्लस पाया जाता है। दूसरे चतुर्थांश में चिन्ह माइनस और प्लस पाया जाता है और तीसरे में चिन्ह माइनस माइनस पाया जाता है। चौथे में आपका प्लस और क्या होता है, माइनस पाया जाता है। तो ये आपके चतुर्थांश बने। उसके बाद बात करें हम बिंदु की। बात करें किसकी, बिंदु की। जो बिंदु होता है वो आपका क्या होता है, x और क्या होता है, y होता है। x और क्या होता है भाई, y होता है। अब बात करें, ये x आपका बात करें, इसे हम भुज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, भुज पढ़ते हैं। इसे क्या पढ़ते हैं, कोट पढ़ते हैं। इसे क्या पढ़ते हैं, कोट पढ़ते हैं। तो आपका भुज और कोट, भुज आपका x होता है, कोट आपका क्या होता है, y होता है। तो दोस्तों, इस तरह से ये आपका चतुर्थांश से यहाँ से बनना शुरू होता है। आपका बिंदु ही x आपका x1 कहलाता है, या इसी को हम y, इसी को आपको बिंदु भी हम पढ़ते हैं। तो ये हमने आपको चतुर्थांश बता दिया। अगर बात करें, अगर इस अक्ष की बात करें, ये जो y अक्ष है और ये y डैश अक्ष है, या y जो अक्ष होता है ये प्लस को इंगित करता है। +1, +2, +3, +4, +5,
प्लस 6। इस तरह से आपका ये इंगित करता है। जो डैश होता है वो माइनस को निरूपित करता है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, इस तरह से माइनस। जो यक्स अक्ष होता है वो भी आपको प्लस दर्शाता है, +1, +2, +3, +4, +5, +6, इस तरह से होता है। और जो यक्स अक्ष होता है वो माइनस को -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, इस तरह से आपका चतुर्थांश से बनता है। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया। मैं आपको यहाँ से इसका तो परिचय मैंने बता दिया। अब आपको मैं सूत्र लिखाना शुरू करूँगा। सूत्र अगर आपको याद हो जाएगा तो आप बड़े आसानी से सारे सवाल को हल करना शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपने सूत्र को। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने परिचय देख लिया। अब बात करेंगे हम सूत्र की। तो जो हमारा पहला सूत्र बनता है, जो पहला फार्मूला बनता है वो क्या बनता है? तो पहला जो फार्मूला बनता है वो आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी से बनता है। पहला जो फार्मूला बनता है वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी से बनता है। तो बात करें दो बिंदुओं, ठीक है, दो बिंदु, आपका ये जो दो बिंदु जो होगा वो क्या होगा? देखिए x1, y1 ये आपका पहला बिंदु है, x2, y2, ठीक है। पहले कोष्टक में हम 1 1 लेते हैं और दूसरे कोष्टक में क्या लेते हैं? 2 2 लेते हैं। तो ये देखिए दो बिंदुओं x1, y1, x2, y2 के बीच की दूरी, ठीक है भाई, के बीच की दूरी। अब दूरी को हम d से निरूपित करते हैं। तो यहाँ से आपका जो सूत्र बनता है दूरी, ठीक है, दूरी को हमने बताया किससे लिखते हैं? d से। तो d बराबर क्या होता है? अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, प्लस लिखते हैं यहाँ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये देखिए, तो जो दूरी का आपका दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी का सूत्र बना, दूरी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसका जो आंसर आता है दोस्तों वो आता है आपका मात्रक या वर्ग इकाई में आता है। मात्रक या किस में आता है? वर्ग इकाई। अगर आप इनको नहीं लिखते तो आपके सवाल के कुछ अंक आपके क्या लिखे जाएंगे? काट लिए जाएंगे। तो इस तरह से आपने देख लिया कि पहला जो सूत्र बना वो आपका क्या है? दूरी से। दूरी में फिर से बता रहा हूँ, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को d से लिखते हैं अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आपका उत्तर किस में आता है? मात्रक या इकाई में आता है। तो बात करें मैं दूसरे सूत्र की, दूसरा जो हमारा सूत्र बनता है दो बिंदुओं का मध्य बिंदु बनता है, ठीक है, मध्य बिंदु, दो बिंदु, ठीक है, जो दो बिंदु आपका x1, y1, x1, y1, x2, y2 का मध्य बिंदु, ठीक है। आपसे पूछता है मध्य बिंदु भी क्या होगा? तो मध्य बिंदु जो हमारा होता है x और क्या होता है? y होता है। तो देख लेते हैं आपका x बराबर क्या होगा? x1 प्लस y1, x1 प्लस से x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे क्या होता है? 2। तो इस तरह से आपका ये मध्य बिंदु का सूत्र बनता है। तो यहाँ से आपका जो बिंदु निकलता है, वो क्या निकलता है आपका? x, क्या निकलता है? y। चूँकि इसका आप हल करेंगे तो कोई मान निकलेगा, यहाँ से भी कोई हल करेंगे तो कोई मान निकलेगा। तो इस तरह से आपका बिंदु निकलता है x और क्या निकलता है? y। तो दोस्तों आपने देख लिया कि दो सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, उसके बाद आपने देख लिया कि दो बिंदु का जो मध्य बिंदु निकालते हैं उसका सूत्र हमने देख लिया। तो चलिए हम अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आपने इसका ले लिया होगा, हम मिटा देते हैं।
जी देख लेते हैं अगला जो सूत्र होगा हमारा वो क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बनता है, ठीक है, त्रिभुज से क्षेत्रफल बनता है, उसके बाद अंतः अनुपात बाह्य अनुपात। तो बात करें यहाँ से अगला जो सूत्र होगा हमारा वो तीसरा सूत्र क्या होगा, ठीक है, तीसरा सूत्र होगा आपका अंतः अनुपात। अंतः अनुपात, ये आपका अंतः अनुपात होता क्या है भाई। मान लेते जैसे एक कोई रेखा है, ये कोई क्या है, रेखा है, ये रेखा ए है, बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये रेखा ए बिंदु है, ये क्या है, बी बिंदु है। अब इसको कह रहा है कि अंतः अनुपात, इसको दो भागों में आपको विभाजित करना है। यहाँ पर मान लेते इसको अनुपात में हमने विभाजित किया, तो m1 अनुपाते m2 के अनुपात में इसको क्या किया गया, बांटा गया। ठीक है, आपका जो पहला बिंदु है, ये जो बिंदु है x1 कामा आपका y1 होता है, यहाँ आपका x2 कामा क्या होता है, y2 होता है। तो इस तरह से आपसे पूछा जाता है कि अंतः अनुपात बिंदु क्या होगा। तो जो अंतः अनुपात बिंदु क्या होगा वो देखा जाए तो x बराबर होगा अंतः अनुपात बिंदु। ठीक है, यहाँ बात करें अंतः अनुपात बिंदु, जो अंतः अनुपात बिंदु होगा वो क्या होगा देख लेते हैं। x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस क्या होता है, m2 होता है, कामा बात करें y बराबर, तो y बराबर क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे क्या होता है, m1 प्लस क्या होता है, m2। तो इस तरह से आपका जो बिंदु निकल के आएगा वो क्या निकलेगा, x कामा y। तो यही आपका क्या कहलाया, अंतः अनुपात कहलाया। तो दोस्तों इस तरह से आपने देख लिया कि अंतः अनुपात को कैसे हमने सॉल्व कर लिया। मान लेते कोई एक रेखा था, यहाँ देख लेते हैं ए बिंदु है, ये बिंदु है, आपको इसको दो भागों में विभाजित करना है, ये m1 m2 में। ठीक है, तो आपका ये पहला बिंदु है x1 y1, ये दूसरा बिंदु b है x2 y2। तो दो बिंदुओं के जो अंतः अनुपात बनता है वो आपका बनता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कामा y बराबर आपका क्या बनता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो इसका जो बिंदु निकलता है x कामा क्या निकला, y निकला। तो इस तरह से देख लिए आपने अंतः अनुपात। जी बाह्यता अनुपात एकदम आसान है, बाह्य जो अनुपात होता है वो सिर्फ जहाँ पर हम प्लस किए हैं वहीं पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे बस। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारा आज का जो चौथा सूत्र है वो क्या होगा। चौथा जो सूत्र होगा, बस हमने बताया कि आपको सिर्फ इसी में चेंज करना है बस। आपका क्या होगा, बाह्य अनुपात, वो क्या होगा आपका बाह्य, ठीक है, बाह्य अनुपात। तो बाह्य अनुपात में क्या होगा, चिन्ह यहीं पर आपका बदल देते हैं हम, बाह्य, ठीक है, अनुपात। तो बाह्य अनुपात में यहाँ पर आपका चिन्ह माइनस हो जाएगा, यहाँ भी चिन्ह आपका क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ भी चिन्ह आपका क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ भी आपका चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस। तो इस तरह से देख लिए दोस्तों आपने अंतः अनुपात और बाह्य अनुपात का। तो सिर्फ अंतः अनुपात में प्लस चलता है और बाह्य अनुपात में क्या चलता है, माइनस चलता है। तो दोस्तों इस तरह से आपने अंतः अनुपात और बाह्य अनुपात को देख लिया। तो चलिए मैं नेक्स्ट अगले सूत्र पर चलता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं अगला हमारा जो सूत्र होगा वो त्रिभुज का क्षेत्रफल से संबंधित होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल से संबंधित होगा, जो वहाँ से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन उठाए जाते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला सूत्र। तो अगला सूत्र हमारा क्या है, देखिए इस तरह से अगला सूत्र है। अगर अगला सूत्र हमारा जो पांचवा होगा वो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। मान लेते हैं त्रिभुज ए बी सी के बिंदु निर्देशांक ठीक है, बिंदु निर्देशांक आपके क्या है, जैसे x1 कामा y1 कामा x2 कामा y2 व x3 कामा y3 के त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस तरह से आपसे पूछता है, तीन बिंदु रहेंगे तो वहाँ से आपसे त्रिभुज का
क्षेत्रफल पूछता है। मैं इसको आपको ट्रिक के अनुसार बताऊंगा, आपको बड़े आसानी से इसको याद कर लेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, यहाँ से देख लेंगे सूत्र, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका होता है 1/2 x1 फिर y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 फिर कोष्टक बंद प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है, बड़ा कोष्टक बंद। इसका भी उत्तर आता है आपका मात्रक या वर्ग इकाई में आता है, ठीक है, मात्रक या वर्ग इकाई में आता है। तो इस तरह से दोस्तों आपने देख लिया त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र बनता है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी हल कराए जाएंगे, ठीक है। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल बनता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 कोष्टक बंद प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 कोष्टक बंद प्लस x3 y1 माइनस y2, ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल से संबंधित है। इसका भी मात्रक क्या होता है, मात्रक या वर्ग इकाई। मैं बात करूँ इसको ट्रिक से कैसे याद करते हैं, ठीक है। तो बात करूँ इसको हम ट्रिक से कैसे याद करते हैं, देख लीजिए इसको ट्रिक से। हमारी इसकी ट्रिक क्या है, अच्छे से याद करना, 23, 31, 12, जी यही ट्रिक है आपको याद करने का, ठीक है। आप कहोगे सर ये क्या है 23, 31, 12, जी यही तो ट्रिक है जो त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करने का। अब देखिए 23, 31, 12 से हम पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल का याद कर लेंगे। कैसे, देखिए मान लेते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल में 3 गिनती होती है, 1, 2, 3। तो अब देखिए इसमें 3 गिनती में एक गिनती कम है, जो गिनती कम है वो यक्ष का मान है, वो किसका मान है, यक्ष का। तो यहाँ देखिए लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, क्या लिखेंगे, देखिए 1/2, आपको ये इतना लिखना होगा। यहाँ जो कमी है वो यक्ष का, ये देखिए यक्ष मान 2, 3 का मतलब y2 माइनस y3, y2 माइनस y3। अब प्लस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ देखिए कमी किसकी है, 2 की, यहाँ लिखेंगे x2। अब देखिए 3 1 लिखा है ना, ये हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस, यहाँ देखिए कमी किसकी है, 3 की, तो यहाँ पर लिखेंगे x3 y1 माइनस y2, बस हो गया आपका। तो इस तरह से इस ट्रिक के माध्यम से आप इन सूत्र को हमेशा के लिए याद रखेंगे। तो दोस्तों बस इसमें ज़्यादा सूत्र नहीं है, बस इतने ही है, 1-2 और मिलेंगे, मैं आपको उसमें बता दूंगा सवाल में ही। मैं आपको पूरी तरह से निर्देशांक ज्यामिति कवर कराऊंगा, 7-8 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और बहुत बढ़िया चैप्टर है, मज़ा आएगा। बस आप लोग वीडियो को पूरी तरह से देखना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहला पार्ट है, मैं नेक्स्ट वाले पार्ट में आपका प्रश्नावली कवर कराऊंगा। तो सभी लोगों को, सभी छात्रों को तहे दिल से धन्यवाद।